हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं पंकज फ्यूचर क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, हम और आप मिलकर हिंदी पढ़ रहे हैं और जैसा आपने देखा था पीछे की क्लासों में हम पढ़ रहे थे स्वर। वर्ड विचार में हमने सबसे पहला टॉपिक स्वर हेडिंग लिया था, व्यंजन बाद में पढ़ेंगे, पहले स्वर कंप्लीट करते हैं। और मैंने आपको बताया भी था कि वर्ण, शब्द और वाक्य व्याकरण के 3 अंग हैं, जिसमें हमने पहला हेडिंग लिया था वर्ण। और हमने जो पीछे क्लियर किया था, तो मित्रों हमने स्वर के प्रकार को कंप्लीट किया था पीछे की क्लास में। वो स्वर के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं। लघु, एक मात्रिक, हर्ष स्वर होता है, 4 होते हैं, एक मात्रा काल। दीर्घ स्वर, द्विमात्रिक, संधि, गुरु स्वर, ये 7 होते हैं। 2 मात्रा काल होता है इनका, मात्रक। और प्लुत स्वर जो होते हैं ये हिंदी में 8 होते हैं, मूल व्याकरण में 9 होते हैं। ये 8 कौन कौन से होते हैं? 7 ये वाले और ए, और मैंने पीछे की क्लास में आपको बताया था। और इनका जो मात्रक होता है वो 3 मात्रा काल होता है। तो मित्रों आप जानते हैं इनको बोलने में सबसे कम समय लगता है, 1 सेकंड लगता है ए को बोलने में। और आप आ बोलोगे तो आ बोलने में ऐसे ज़्यादा समय लगता है। अर्थात जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है वो हमारे हर्ष स्वर होते हैं। और जिन स्वरों को बोलने में हर्ष स्वर से ज़्यादा समय लगता है, इनसे ज़्यादा समय लगता है, वो हमारे दीर्घ स्वर होते हैं। और जिन स्वरों को दीर्घ स्वर से ज़्यादा समय लगता है बोलने में, वो हमारे प्लुत स्वर होते हैं। जैसे अगर हम बोलें ओम, अगर हम ओम बोलते हैं तो ओम लिखते भी हैं तो उसमें 3 इकाई बनती है। तो 3 इकाई जो उसमें बनती है तो वो मित्रों 3 मात्रा काल का ही संकेत वो हमें देता है। जो हमारा ओम जब हम लिखते हैं तो आप देखते हैं ऐसे लिखा मिलता है। तो ये ओम खिंचाव जब लेता है तो ये दीर्घ से भी ज़्यादा समय लेता है। तो 3 मात्रा काल इसी प्लुत का होता है मात्रक। तो हिंदी का मात्रक अगर पूछता है तो मात्रा काल होता है। तो यहीं से हम आगे जो पढ़ेंगे तो आगे का टॉपिक है कि जो वृत्ताकार और अवृत्ताकार स्वर होते हैं, हमारे ओष्ठ आकृति जो होती है, हमारे मुंह की ओष्ठ आकृति के आधार पर हम सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे। ओष्ठ आकृति के आधार पर, आकृति के आधार पर स्वर। ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो ओष्ठ आकृति के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं मित्रों। एक होता है विरतमुखी और एक होता है अविरतमुखी। विरतमुखी, अविरतमुखी। विरतमुखी का मतलब है जब हम बोलते हैं, ओष्ठ का मतलब होठ है, और जब हम बोलते हैं तो होठों का वृत्ताकार बन जाना, विरत के आकार में अर्थात गोल बन जाना। विरतमुखी, विरत मतलब गोल, मुखी का मतलब मुंह की आकृति गोल बनना, विरतमुखी। और ए का मतलब नहीं, मैंने बताया था। तो जिसमें विरत गोला, मुंह गोल आकृति में नहीं बनता, वो हमारा अविरतमुखी होता है। अर्थात इन्हें वृत्ताकार भी कह सकते हैं और इनको अवृत्ताकार भी कह सकते हैं। अर्थात आकार विरत के रूप में बने तो वृत्ताकार, और विरत के रूप में ना बने तो अवृत्ताकार। तो ये वृत्ताकार कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं? तो हमने 11 स्वर पीछे लिखे थे, 13 लिखे थे, लेकिन 2 होते नहीं हैं। उनको अयोग वाय कहा जाता है। और अयोग वाय वाले काउंटिंग नहीं होते तो हमारे 11 बचते हैं। उस 11 में हमारे 4 वृत्ताकार होते हैं, वृत्तमुखी होते हैं, और हमारे 7 हमारे अवृत्तमुखी होते हैं। लेकिन उनमें एक और अलग होता है, हम उसको भी जानेंगे। तो ए जो होता है ये हमारा उदासीन होता है मित्रों। इसको हम बाद में जिक्र करेंगे इसके बारे में। जो हमने मात्रा का जिक्र किया था तो ये उदासीन स्वर बोला जाता है। लेकिन वृत्ताकार हम पढ़ते हैं यहाँ तो देखेंगे छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओखली, औरत, ये 4 हैं मित्रों। ये चारों ही वृत्तमुखी होते हैं। क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है कि इसमें वृत्ताकार
यह वृत्तमुखी स्वर कौन सा है? तो ये 4 हैं। जब हम बोलते हैं तो इनमें हमारे होठों की आकृति गोल बन जाती है, और इनसे अलग जो हमारे बचे स्वर वो हमारे कौन से होते हैं? अवृत्तमुखी होते हैं मित्रों। तो ए आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, एढ़ी और ऐनक, ये 7 होते हैं, अवृत्तमुखी होते हैं, ये वृत्तमुखी होते हैं। क्वेश्चन आपकी समझ में शायद आ गया होगा। अगर आपको रटना नहीं, केवल ये समझना है कि आप बोलेंगे तो प्रैक्टिकली आपके पास चेहरा है, मुंह है, आप बोल के देखेंगे तो होठ की आकृति वृत्तमुखी बनेगी इनमें, और इनमें नहीं बनती है। एक शब्द और होता है इसमें वर्ण होता है, वो होता है ये वाला। इसको हम क्या बोलते हैं? ये वृत्तमुखी होता है या अवृत्तमुखी होता है? तो मित्रों ये हमारा वृत्तमुखी होता है। ध्यान रखना, वृत्तमुखी होता है, वृत्तमुखी में ही आता है। इसको कहाँ से लिया गया है? तो इसको फारसी भाषा से लिया गया है। इसको अर्धचंद्र बिंदु भी कहा जाता है। इसको आगत स्वर भी कहा जाता है, आगत स्वर भी कहा जाता है। इसको गृहीत स्वर भी कहा जाता है। इसको अंग्रेजी का स्वर भी कहा जाता है। इसको अंग्रेजी स्वर, अर्धचंद्र बिंदु या आगत स्वर भी कहा जाता है। फारसी भाषा से लिया गया है। तो ये होता क्या है? ये वृत्तमुखी होता है। तो इसको हम जानते हैं आगे। तो ये हमारा आगत स्वर अंग्रेजी का क्यों है और इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है कि आप मित्रों एक शब्द लिखा है ये, और एक शब्द लिखा है आपके सामने ये वाला। तो जब आप पढ़ते हैं तो इसको आप लिखते हैं डॉक्टर, और इसको आप लिखते हैं डॉक्टर। तो आप देखते हैं कि हमारा जो शब्द है वो ये होता है, ये वाला नहीं होता। ये हम जिस प्रकार मैसेज टाइप करते हैं इंग्लिश में तो वो सेम है। तो डॉक्टर और डॉक्टर, तो ये शब्द होता है, और ये ओ की आवाज़, ये ओ निकालता है। इसकी जो आवाज़ है ये इंग्लिश की ओ प्रयोग करती है। तो इसका मतलब हमारे होठों की आकृति गुलाई में आती है, और हमारा आगत स्वर भी हमारा वृत्तमुखी है। इसको अंग्रेजी का स्वर क्यों कहा गया? तो ये आपके सामने आंसर है, इसलिए इसको अंग्रेजी का स्वर कहा जाता है मित्रों। आगे हम नेक्स्ट जानते हैं कि जो हमारी जीभ होती है, जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर कौन से स्वर होते हैं? तो हेडिंग डालते हैं हम जीभ की क्रियाशीलता, जीभ की चंचलता, जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर। तो ये हमारे 3 प्रकार की होती है जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर जो हम स्वर काउंट करते हैं वो 3 प्रकार के करते हैं मित्रों। एक तो होता है हमारा जीभ का भाग अग्र, एक होता है जीभ का भाग मध्य, एक होता है जीभ का भाग पश्च। तो आप जानते हैं अग्र का मतलब होता है अगला, मध्य का मतलब बीच, और पश्च मतलब पिछला। अगला, बीच और पिछला। तो मित्रों हमारे जो स्वर थे उन्हीं टॉपिक में से जब हम देखते हैं तो वही स्वर बार बार हम उठाते हैं। तो जीभ की आकृति के, जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर जीभ के अगले भाग से कौन से स्वर बोले जाते हैं, मध्य से कौन सा बोला जाता है और पश्च से कौन सा बोला जाता है। तो मध्य से जो बोला जाता है आपको केवल ये पॉइंट याद रखना है, मध्य वाले को आप याद कर लेना, बाकी सबले आपको याद हो जाएंगे। मध्य का मतलब ए, जब आप ए बोलोगे तो ए बोलते टाइम जीभ का बीच वाला हिस्सा सबसे ज़्यादा प्रेशर लेता है, अर्थात वही उठाव लेता है, उसी के माध्यम से हम इस ए को बोलते हैं। और उसके बाद अग्र देखते हैं हम, अग्र वाला दोनों छोटी ई और बड़ी ई, एढ़ी, ऐनक और री,
अग्र वाले भाग से ई, छोटी बड़ी, एड़ी, ऐनक और री, ये 5 होते हैं। और पश्च वाले भाग में जो बचे हुए हैं वो सब हमारे पश्च में आते हैं। इनको मैं अभी याद करा दूंगा, हाथों हाथ ही याद हो जाएंगे। पश्च में आपके आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओखली, औरत और मित्रों औ। जो अभी आपने आगत स्वर को जाना था वही होता है। तो जानते हैं हम मध्य स्वर को हमको याद रखना है, ए होता है। उसके बाद आप देखिए, गौर करें मित्रों, यहां एक ए निकाल दिया, बाकी तीसरा नंबर है अगला, मध्य, पिछला। तो पिछला मतलब तीसरा नंबर है। तीसरे नंबर में देखो मित्रों, सब में क्या बना हुआ है, नंबर 3 बना हुआ है। तो इसका मतलब है जब नंबर 3 बना हुआ है तो आप समझ गए होंगे, तो याद आपको खुद हो गया होगा कि 3 नंबर पर जीव की 3 नंबर पर कौन सा आता है, पश्च आता है। बाकी यहाँ ना कोई 3 नंबर है, केवल यहाँ है। तो मैंने बोला था आप केवल इस 3 नंबर को याद कर लेना, बाकी जो 3 नंबर का स्वर आएगा वो हमारा पीछे आएगा, और पीछे वाला ही 3rd पोजीशन है। तो आपको यहाँ से याद हो गए होंगे। बचे हुए आपके सेमी ये बच जाते हैं। अगर आपको और याद करना है तो देखो मित्रों, इमली जो होती है, इमली जो इमली है या ईख का गन्ने का रस है, तो ये अगला जीव की चोंच लगते ही बता देती है, और इमली का नाम लेते ही जीभ पे पानी आ जाता है। एड़ी, ऐनक और री। तो ऐनक, एड़ी, तो इमली खाने के बाद जीभ पे पानी आता है, आंखों में भी चलनी शुरू हो जाती हैं। तो एड़ी भी, सब पैर भी चलने शुरू हो जाते हैं। और ऋषि तपस्वी है, ये तो शांत बैठेंगे क्योंकि जीभ कम चलाते हैं, चोंच कम चलाते हैं। तो केवल आपको एक ही याद करना, ए आप याद कर लें, बाकी पिछले वाले में 3 नंबर के आप याद रख लेंगे। बाकी बचा हुआ आपका अग्र भाग रह जाता है जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर। और अगली क्लास में हम मिलेंगे मित्रों तालु के आधार पर। तालु जीभ का मुंह के खुले का भाग, बीच के भाग, पीछे के भाग से कौन सा स्वर कैसे बोला जाता है। मिलते हैं अगली क्लास में। आइए अगली क्लास में फिर इसको देखेंगे जब समझेंगे।